ओके जी, सो नाउ द वेरी 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 इंपॉर्टेंट शॉर्ट एज वेल एज लॉन्ग क्वेश्चन। अगर मैं बात करूँ एफएससी पार्ट 1 की तो चैप्टर नंबर 6 में आपको काम आ रहा है। अगर मैं बात करूँ एफएससी पार्ट 2 केमिस्ट्री की तो फिर आपको चैप्टर नंबर 1 में ही काम आ रहा है। 6666 दफ़ा ये लॉन्ग शॉर्ट के तौर पर आ चुका है। मजाक करी वैसे इससे कम ही आया होगा, लेकिन बहुत दफ़ा ये एज ए शॉर्ट और लॉन्ग ही आ चुका है। तो ये मोस्ट अवेटेड शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन होता है आप लोगों के लिए। आयोनाइजेशन एनर्जी वेरी इंपॉर्टेंट। और मैंने देखा है कि जब भी हम लोग कॉलेज में प्रेजेंटेशन लेते हैं ना, जब कोई नया बंदा हायर होने के लिए आता है तो वो अक्सर ही क्या कर रही थी, तार बीच में लटक रही है कि वो आयोनाइजेशन एनर्जी के टॉपिक को चूज़ करता है। लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कॉन्सेप्चुअली जो है ना वो लोगों को फंसा देती हैं। तो हमने आज के बाद ये बात होने नहीं देनी। एज ए स्टूडेंट आपको इस पर स्ट्रांगली ग्रिप होनी चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग द टाइम। वेलकम टू अनदर टॉपिक। और उम्मीद करती हूँ कि पहले की तरह ये टॉपिक भी आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा और आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है व्हाट इज़ आयोनाइजेशन एनर्जी। इससे पहले हमको पता होना चाहिए व्हाट इज़ आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन क्या होती है? क्या मैं आपसे 2 सवाल पूछूं कि किसी एटम में जब इलेक्ट्रॉन ऐड होता है हम कह सकते हैं कि आयोनाइजेशन हुई है? ना 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 ना। जब किसी एटम से आउटरमोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है ना, उस चीज़ से जो चीज़ बनती है ना, केटाइन बनता है, उस केटाइन बनने के अमल को हम लोग क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी। एक बात याद रखना, आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन जो होती है इलेक्ट्रॉन निकालने को बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन ऐड करने को एफिनिटी बोलते हैं, आयोनाइजेशन नहीं बोला करते। क्लियर हो गया? अच्छा जी, आगे चलते हैं। जब हम इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं तो क्या बनता है? केटाइन। और व्हाट इज़ द ब्लडी कैटाइन? कैटाइन वो होता है जब किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो उस पर कौन सा चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, एक बच्चों के सवाल आता है माइंड में, पता नहीं आता है कि नहीं, लेकिन चलो क्लियर कर देते हैं कि पॉजिटिव आयन जब आता है उसको हम कैटाइन कहते हैं। तो कातों, आई मीन क्यों? फॉर एग्जाम्पल आप इसकी मैं मिसाल देती हूँ कि आपने ना एक सेल पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 10 पार्ट 1 केमिस्ट्री में। आपने सेल्स पढ़े हैं। सेल्स में आपने पढ़ा था ना, कैथोड होता है, कैथोड होता है, एनोड होता है। एनोड पे होता है पॉजिटिव चार्ज, कैथोड पे होता है नेगेटिव चार्ज। तो हमने जब इसमें कोई इलेक्ट्रोलाइट डाला होता है, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? कोई नमक शमक, कोई मतलब एसिड वगैरह, बेस वगैरह, जिसमें आयंस होते हैं। तो पॉजिटिव आयंस किसकी तरफ भागे भागे जाते हैं? कैथोड की तरफ, है ना, नेगेटिव वाले इलेक्ट्रोड की तरफ जाते हैं। तो इसी वजह से चूंकि पॉजिटिव आयंस कैथोड की तरफ जाते हैं, दैट्स वाई हम इसको बोलते हैं कैटाइंस। ठीक है, गोल्ड ब्राउन। चलें जी, ये बात भी क्लियर होगी। यहाँ तक हमारा मसला हो गया सॉल्व। अब आगे चलते हैं। आपने एक चीज़ पढ़ी होगी चैप्टर नंबर 1 में, आपको एक सवाल आता है, पार्ट 1 केमिस्ट्री की मैं बात कर रही हूँ। तो वहाँ पर आपको सवाल है हाउ टू रिमूव इलेक्ट्रॉन्स, हाउ आयंस आर प्रोड्यूस्ड, अंडर विच कंडीशंस द आयंस आर प्रोड्यूस्ड। जो पार्ट 1 के बच्चे मेरा क्वेश्चन समझ रहे हैं, को लाखों दफ़ा सवाल बोर्ड में आ चुका है। कैसे आयंस बनते हैं? बाय पासिंग रेज, रेडिएशंस गुजारें तो आयंस बन जाते हैं। क्योंकि किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन को निकलवाना है, ऐसे तो नहीं ना आजा काका आजा 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 आजा, वो ये तो नहीं आ जाएगा ना। डेफिनेटली न्यूक्लियस ने उसको ग्रिप किया हुआ है यार। उसको निकलवाने के लिए क्या चाहिए होती है? एनर्जी। तो या तो इसको एनर्जी प्रोवाइड कर दो, हीट कर दो, करंट कर दो, कुछ भी कर दो, तो इलेक्ट्रॉन पुड़क के बाहर आ जाएंगे। या फिर आप लोग इसमें से क्या गुजार दो? रेडिएशंस गुजार दो। रेडिएशंस इतनी हाई एनर्जी की होती हैं कि वो इलेक्ट्रॉन को भी धो धो के बाहर ले जाती हैं। कौन कौन सी रेडिएशंस आप लोग यूज़ कर सकते हैं? एक्स रेज, अल्फा रेज, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 में, जब स्पेक्ट्रम का टॉपिक पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पर इंशाल्लाह मैं आपको ये सारी बातें, विजिबल लाइट, इनकी वेवलेंथ, यानी वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह वो भी हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। अच्छा, आपने मुझे बताना ज़रूर है कि ये लेक्चर्स पढ़ने के बाद क्या आप कॉन्सेप्चुअली थोड़े स्ट्रॉन्ग हुए हैं? ठीक है, ये मुझे आपने ज़रूर बताना है। एनीवे, इज इट इजी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन? No. Energy is required to overcome the nuclear attraction on the electrons. Definitely, if we have to remove the electrons from the outermost shell of an atom, there is a strong grip of its nucleus on this electron. So while pulling this electron out, we have to give some kind of energy. The energy in the form of heat, in the form of current, or we can pass out the radiations. So why we need energy? I mean, why? To overcome the nuclear attraction electrons, so that the nuclear attraction space से क्या हो जाए? कम हो जाए। तो ये तो होगी बात यहाँ तक डन। तो हमने क्या पढ़ा? आयोनाइजेशन क्या होती है? बताओ ही इलेक्ट्रॉन कैसे रिमूव होता है? शम 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 शम, और क्या बगैर एनर्जी के हो जाता है? नो। वाई एनर्जी इज रिक्वायर्ड? इस वजह से। सो आगे चलते हैं। हाँ जी, आगे जी आपके थोड़े से जूम करके देख लीजिए ट्रेंड्स ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। वेरी 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 वेरी, मजाक करें बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, वैसे इन्हीं चक्रों में मैंने आपको आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन तो बताई नहीं। एनर्जी कौन सी एनर्जी है? ये वो एनर्जी है विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, मिनिमम एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन एटम। एनर्जी जो रिक्वायर्ड है हमको इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाने के लिए, आयनाइजेशन क्या होती है? इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाने के लिए, तो उसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है दैट इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। ट्रेंड्स क्या होते हैं? ट्रेंड्स होते हैं कि पीरियोडिक टेबल में, अब पीरियोडिक टेबल में मतलब कैसे, मतलब आपने मेरा पहला लेक्चर तो पढ़ा ही होगा डेफिनेटली ना। पहले मैं वो ज़रा वर्कआउट होंगे। तो
तो जब आपने वो पहला लेक्चर पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि जब हम पीरियोडिक टेबल में मूव करते हैं ना लेफ़्ट टू राइट या अप टू डाउन, तो एटम्स के साइजेस डिफरेंट हो रहे हैं, एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो रहे हैं, शेल्स चेंज वगैरह हो रहे हैं। तो इन सब चीज़ों की वजह से क्या आयोनाइजेशन एनर्जी पे भी कोई फ़र्क पड़ता है? इस चीज़ को हम लोग क्या बोल रहे हैं? ट्रेंड्स बोल रहे हैं। ठीक है, आई होप कि एफएससी के स्टूडेंट को इतने सेंस तो होते हैं कि ट्रेंड्स क्या होते हैं, फिर भी मैंने आपको क्लियरली बता दिया। अच्छा, सपोज कर लेते हैं हमने एक पीरियड ले लिया। कौन सा पीरियड लिया हमने? थर्ड पीरियड में कौन पढ़े हुए हैं? आपको मैंने कहा था कि पीरियोडिक टेबल ना अच्छे से याद कर लें। अच्छा, थर्ड पीरियड में पीरियड क्या होता है? लेफ्ट टू राइट होता है ना। पहला पीरियड, गंद कितना मारा हुआ है, दूसरा पीरियड, तीसरा पीरियड, ये है तीसरा पीरियड। इसमें सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गोन पड़ा हुआ है। तो मैंने ये यहाँ पर लिख लिया थर्ड पीरियड। क्लोरीन तक लिखा है, नोबल गैस को मैंने नहीं लिखा। हाय, अच्छा, अब आपको कहीं मैंने पढ़ाया था ट्रेंड्स ऑफ एटॉमिक साइज में कि जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं ना, तो वहाँ पर जाते जाते एटम्स का साइज डिक्रीज हो रहा है, छोटा हो रहा है। अगर आपको ये चीज़ नहीं पता तो आपने ट्रेंड्स ऑफ एटॉमिक साइज पढ़ लेना है एक दफ़ा लेक्चर को। ठीक है, बड़े अच्छे से वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। साइज छोटा हो रहा है, क्यों छोटा हो रहा है? क्योंकि प्रोटॉन्स अंदर बढ़ते जा रहे हैं लेकिन शेल्स नहीं बढ़ते। ये मैंने आपको थोड़ा सा बताया था, थोड़ा सा नहीं वाह बताया था। चूंकि साइज छोटा हो रहा है तो न्यूक्लियर की जो अट्रैक्शन है इलेक्ट्रॉन्स पर, वो स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। देखो ना, शेल नहीं बढ़ा, इसके पास भी अगर वैसे तो इनके पास 3 शेल हैं। ठीक है, इसके पास भी 3 शेल हैं, इसके पास भी 3 है, इसके पास भी 3 है। ये जो मैंने ब्लू से बनाया ये आउटर मोस्ट है। इलेक्ट्रॉन बेशक बढ़ रहे हैं बाहर, अंदर प्रोटॉन्स भी बढ़ रहे हैं। इसके पास 15 प्रोटॉन है, इसके पास 16-17। लेकिन चूंकि शेल नहीं बढ़े और न्यूक्लियस के लिए आसान हो गया है कि शेल्स को अपने तौर पर ग्रिप करे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स अगर बढ़ रहे हैं बेशक लेकिन शेल्स भी बढ़ रहे होते हैं ना, तो न्यूक्लियस की ग्रिप थोड़ी कम हो जाती। तो चूंकि शेल नहीं बढ़ रहे लेफ्ट टू राइट, तो न्यूक्लियस की ग्रिप स्ट्रांग होगी इलेक्ट्रॉन्स पर। तो अब आप खुद सोचें, अगर मैं आपसे पूछूं कि सोडियम में से इलेक्ट्रॉन निकलवाना ज़्यादा इजी है कि क्लोरीन में से, तो पहले ही लेक्चर में, मतलब जब मैं बच्चों की लेक्चर देती हूँ ना, वो पहले सट्टे ही बोल देते हैं मैडम जी क्लोरीन में से, और नहीं वहाँ जवाब दे देते हैं, सोचते हैं नहीं कि वो कह रहे हैं वो छोटा पिद्दा सा है, इसमें इलेक्ट्रॉन निकलवाना कौन सा औखा काम है। बट ये भी तो देखो कि इसके न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन पड़े? 17। प्रोटॉन का मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज, यानी कितना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियस है इसका। बेशक बाहर जितने मर्जी इलेक्ट्रॉन्स है लेकिन शेल इनके पास 3 ही है, तीनों सबके पास। तो चूंकि इसका साइज है बड़ा, न्यूक्लियस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन से क्या है? दूर है। अब दूर इलेक्ट्रॉन को कहना है, मतलब इसको छेड़ना आसान है कि आजा 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 खेलें। इसको निकालना बाहर आसान है कि इसके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलवाना आसान है। खुद सोचें, इसके न्यूक्लियस की बड़ी स्ट्रॉन्ग ग्रिप है, छोटा सा साइज है। जैसे अगर सपोज करें मैं यहाँ बैठी हूँ, ठीक है, मैं कहती हूँ कि मैं टीचर हूँ, आप मेरे स्टूडेंट्स हैं, या आप मेरे सामने आंडे स्टूडेंट्स बैठे हैं, बस इतने ही स्टूडेंट्स बैठे हैं, तो मेरी आप पे ग्रिप ज़्यादा है। लेकिन अगर मेरी पूरी क्लास भरी होगी ऐसे करके क्लास में तो ये समझाना ईजी है, तो क्या मेरी इतनी यहाँ तक ग्रिप ज़्यादा है कि यहाँ तक ग्रिप ज़्यादा है ना? दूर वाले बंदों, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन दूर होते जाएंगे न्यूक्लियस से, उसकी ग्रिप कम होती जाएगी, इलेक्ट्रॉन को निकलवाना क्या होता जाएगा? ईजी। लेकिन जब आप बात करते हैं ना करीब वाले इलेक्ट्रॉन्स की, तो न्यूक्लियस में से इलेक्ट्रॉन को निकलवाना, एटम में से इलेक्ट्रॉन को निकलवाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि न्यूक्लियस जो है इलेक्ट्रॉन्स के करीब है। सो अब हम डिसाइड करते हैं, सोडियम का साइज चूंकि है बड़ा, इलेक्ट्रॉन इसके न्यूक्लियस से दूर हैं, इसकी ग्रिप कम है इलेक्ट्रॉन्स पर, इसलिए इनको निकलवाना आसान है, कम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। क्या ख्याल है ना? अगर हम बात करते जाए आगे आगे, इसमें से थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन को निकलवाना थोड़ा सा मुश्किल हो गया, थोड़ी सी ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है। इसी इसमें से थोड़ा सा मुश्किल हो गया, इसमें से थोड़ा सा और मुश्किल हो गया, इलेक्ट्रॉन निकलवाना और मुश्किल और मुश्किल और मुश्किल। और आप देखेंगे कि हम जब क्लोरीन तक पहुंचेंगे तो इलेक्ट्रॉन निकलवाना सबसे ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, तो मोर एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड हो जाएगी। ठीक है, अब मुझे बताओ कि इनमें से इलेक्ट्रॉन निकलवाने की जो एनर्जी है, जिसको हमने क्या बोला है? आयनाइजेशन एनर्जी, वो आगे आगे बढ़ रही है कि कम हो रही है? बढ़ रही है, क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलवाना इजी है ना, कम एनर्जी रिक्वायर्ड है, और आगे आगे जाते जाए तो ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है। सो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब हम ये बातें पढ़ते हैं। साइज लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है? कम हो रहा है। रीज़न आपको पता है, न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन्स पर वो क्या हो रही है? ज़्यादा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स को निकलवाना क्या हो गया? मुश्किल, जिसकी वजह से आगे आगे जाते जाए तो मोर एनर्जी रिक्वायर्ड है। हेंस आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस लेफ्ट टू राइट मूविंग इन अ पीरियड इन पीरियोडिक टेबल। ये बात किसी एक पीरियड के लिए नहीं है, सभी पीरियड्स के लिए सही। इसका मतलब है कि जो हमारे फर्स्ट वाले एलिमेंट्स हैं, यानी कि
ये इजीली लूज़ कर देते हैं क्योंकि इनको कम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है ना, इनकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, कम है। और मैंने आपको कभी बताया था कि जिनकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, यानी जो लोग इजीली लूज़ कर देते हैं, उनको क्या बोलते हैं, मेटल्स। तो आगे आगे जाते हैं, चूँकि साइज़ छोटा होता जा रहा है तो इनमें बेसिकली गेन करने की पावर है। तो हैलोजन जो 7th में पाए जाते हैं वो लूज़ तो बहुत कम करते हैं कि बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है, इसलिए वो गेन करते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द ट्रेंड्स ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी अलॉन्ग द पीरियड्स। थैंक यू।